Good morning. गुड मॉर्निंग So, आज हम आपके लिए एक सेशन जो लेके आ रहे हैं उसमें वी हैव ए स्पेशल गेस्ट विद अस एंड इज पार्थ शर्मा। ये आईआईटी कानपुर से पास आउट है और लास्ट 3 इयर्स से इज बीन वर्किंग ऑन अ मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है पीक माइंड, उसके साथ काम कर रहे हैं। एंड पीक माइंड जो स्टार्टअप है, थोड़ा सा जितना मेरे को पता है मैं उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाकी डिटेल्स के बाद बताएगा कि वो व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क। तो पीक माइंड एक मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है और विच इज बीन स्टार्टेड बाय द आईआईटीएंस ओनली, और जो इसके फाउंडर्स हैं। एंड पार्थ उसमें चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और ये मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है जो आजकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज को जो काफ़ी सारे सामने आते हैं उनको एड्रेस करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों। फॉर ऑल एज ग्रुप्स दे हैव ए सॉल्यूशन, दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट। बहुत सारे बच्चों की हर 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 महीने बहुत बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पार्थ के बारे में ये है कि पार्थ हैज़ बीन सीन दिस कोटा टफ लाइफ, है ना। इन्होंने कोटा में रह के अपनी आईआईटी की तैयारी करी, तो 3 साल 4 साल जो इन्होंने आईआईटी की तैयारी करी, ये स्टार्टेड राइट फ्रॉम एट द एज ऑफ क्लास 8 9 10। तो 4 5 साल इन्होंने कोटा में रह के जेई की तैयारी भी करी है, तो ये उस पर्सपेक्टिव को भी समझते हैं। देन इवेंट टू द आईआईटी कानपुर, 119 रैंक थी आईआईटी जेई में, और आईआईटी कानपुर गए, वहाँ से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया, मेरे ख्याल से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया। एंड देन ही वर्क विद कंपनी के साथ काम किया, देन फिर उन्होंने मेंटल हेल्थ स्टार्टअप ज्वाइन किया। सो एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव भी है इनका, ठीक है। एंड नाउ एज ए मेंटोर, एज ए काउंसलर पर्सपेक्टिव भी, बिकॉज मेंटल हेल्थ स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि ही इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज इन द स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट विद द पार्थ, थैंक थोड़ा यू सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, एंड देन वी कैन स्टार्ट। हाँ श्योर सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज हम एसेंशियली मेंटल हेल्थ करते हैं बट उससे ज़्यादा आई वुड से उससे थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में काम करते हैं कि नॉट जस्ट द पैथोलॉजिकल या इलनेस पार्ट, ऑल्सो लाइक आपकी जो स्किल्स हैं, राइट, आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं जो सब में होनी चाहिए, उसके अंदर हम स्पेशली वी वर्क विद टीनेजर्स एंड वी वर्क विद यंग एडल्ट्स कि उनमें वो स्किल्स कैसे इनकलकेट करें ताकि आप आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे और आपके मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पहले ही नहीं हो कि अगर आपके पास ऑब्वियसली वो सब स्किल्स हैं, वो सब। आपने इतने बच्चों का काउंसलिंग देखा हाँ, होगा, आपने सिस्टम में किया होगा, क्या क्या किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है, क्या क्या लेवल उन प्रॉब्लम्स का, है ना, क्या कैसे मेजर क्लासिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। राइट। सो अ, तो हमारे जो भी अभी तक इतना डेटा है, इतने सारे बच्चों से जब जितनी हमने बात की है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बच्चे एटलीस्ट बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, वो स्टडी के अराउंड ही सेंट्रिक हैं, एटलीस्ट इस पॉपुलेशन में जो आपकी 11th-12th के बच्चे हैं स्पेशली। और उसमें भी 11th-12th में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, राइट। तो उनके मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो एटलीस्ट अपेरेंट हैं, उनको खुद अवेयरनेस है, वो मोस्टली स्टडी के अराउंड है, स्टडी प्रेशर कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, या मैं पढ़ रहा हूँ बट नंबर नहीं आ रहे, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ता हूँ बट जैसे ही मैं पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ। मैं 1 सेकंड में 5 मिनट पहले मुझे याद ही नहीं था मैंने क्या पढ़ा था। तो इस टाइप के इश्यूज़ हैं, बट उसके साथ और भी इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे 30 टू 40% आपके रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, पेरेंट्स से इश्यूज़ हैं, या फिर आपके बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, लेट्स से विद अदर सोशल इंटरैक्शन में। काफ़ी और थोड़े सीवियर केसेस भी होते हैं जहाँ पे देयर केसेस ऑफ बुलिंग, देयर केसेस ऑफ अब्यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सब भी हैं, बट सो दैट इज अभी एक एक जनरल आपका ओवरव्यू है। बट ये तो इश्यूज हैं जो बच्चे कह रहे हैं उन्हें हैं, राइट, बट आप जब उन्हें डिग डीप करते हो तो काफी हद तक सेम ही एसेंशियल बेसिक चीजें निकलती हैं, सेम रूट कॉजेज निकलते हैं कि काफी बार जैसे आपको लग फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि काफी बार आपको लगता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, तो अब उसका काफी बार रीजन ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ एंजाइटी है, आपको एंजाइटी से डील नहीं करना आता है, आपको स्ट्रेस से डील नहीं करना आता, राइट।
या आपका एग्जाम आ रहा है और आपको इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो रही है, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है कि आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। पर जैसे आपने बोला कि बहुत सारे मेजर मेजर इश्यूज एकेडमिक इश्यूज है, सो आप भी इस जर्नी के पार्ट रहे हैं, सो एकेडमिक इश्यूज तो आपको भी रहे होंगे ना, करेक्ट, करेक्ट। आपको भी रहे होंगे, आपके पीयर ग्रुप को भी रहेंगे। सो किस तरह के एकेडमिक इश्यूज होते हैं और उनकी क्या कोपिंग मैकेनिज्म, बच्चे बच्चे क्या बच्चे कोप क्यों बच्चे कोप नहीं कर पा रहे हैं एकेडमिक? ऐसा तो नहीं है कि मतलब आज से 5 साल पहले भी जेईई की तैयारी होती थी, आज से 50 साल पहले भी तैयारी होती थी, तो एकेडमिक इश्यूज तो हर जनरेशन के बच्चों को आता है। अभी एकदम से क्यों इश्यूज बढ़ गए हैं? मतलब इसके भी काफी सारे रीजन हैं। जैसे एक रीजन तो ऑब्वियसली ये है कि अ, जो प्रोलिफरेशन हुआ है स्मार्टफोन्स का या डिवाइसेस का, तो काफी बार ये है कि अब काफी डिस्ट्रैक्शन बहुत ही इजी बन गया है ना। इट इज ऑन योर फिंगर टिप्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको एकदम परोसा जा रहा है प्लेट पे, राइट? कि पहले अगर आपको कुछ डिस्ट्रैक्टिंग करना था या आपको भागना था चीजों से, तो थोड़ा मुश्किल था वो करना। तब भी करते थे लोग, तब भी करते थे, मैं भी करता था। बट अब ये है कि अगर आपके वो फ़ोन में है और आपको ईज़िली वो अवेलेबल है, आपके सामने है और आपको रोज़ दिख रहा है, तो देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप वो उसमें एंगेज करोगे। जिस हिसाब तो से आप हमारी बोला एकेडमिक नहीं होके तो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन की वजह से एकेडमिक हो रहा है, मतलब क्या ये एकेडमिक प्योर एकेडमिक इशू है या डिस्ट्रैक्शन की वजह से एकेडमिक है? दोनों है। आई वुड से इट्स बोथ। मतलब आपका डिस्ट्रैक्शन आल्सो प्लेज़ अ रोल। एकेडमिकली लैक ऑफ हैविंग स्टडी स्किल्स या लैक ऑफ हैविंग मेटा स्टडी स्किल्स, कि पढ़ाई करें कैसे, राइट? हाउ टू लर्न, हाउ टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल, राइट? वो भी है, एक है चीज कि वो परकोलेट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स में, या बच्चों को पता नहीं होता है कैसे करते हैं। तो इनफैक्ट उस पे भी हम काम करते हैं और उस पे करना भी चाहिए काम, क्योंकि काफी बार आपका स्ट्रेस का कॉज ही वही है कि आपको फॉर एग्जाम्पल मेमोरी है, राइट? अगर मेमोरी और फोकस है, अगर आपको यही नहीं पता कि इंसान की मेमोरी काम कैसे करती है, राइट? और आप ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहे हो जो काम कभी कर ही नहीं सकती। आप जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज को बार बार रटे जा रहे हो कि मैं इसे 100 बार लिख दूंगा तो शायद ही मुझे रट जाएगा। आप उसकी वजह बेटर चीजें कर सकते हो। तो एक तो वो है जैसे अपन ने स्टडी स्किल्स के बारे में बात करी, तो देखिए, या एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करी, तो मतलब जनरल जो ब्रॉडली एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं, या तो एक बच्चा बोलता होगा मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन नंबर नहीं आ रहे, है ना? एक बच्चा बोलता मेरा पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा, मैं पढ़ाई क्यों करूं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, क्यों घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मतलब किस तरह की एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज आते हैं ज्यादातर? आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज अबाउट कि अ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं टाइम देना चाहता हूँ पढ़ाई को, मैं टाइम देना चाहता हूँ इसको, बट मैं दे नहीं पा रहा फॉर सम रीजंस, राइट? कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या मैं फोकस नहीं कर पाता। बोथ अराउंड टू थिंग्स, राइट? आपकी बोथ अराउंड द क्वांटिटी ऑफ स्टडी, कि मैं इतने घंटे नहीं पढ़ पा रहा, एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ स्टडी, कि मैं पढ़ रहा हूँ बट मुझे याद नहीं रह रहा। तो आई थिंक वो एसेंशियली बॉइल्स डाउन टू दीज टू पैरामीटर्स, कि एक क्वालिटी ऑफ स्टडी है, एक क्वांटिटी ऑफ स्टडी है। दोनों केसेस में काफी ज्यादा आपके इस टाइप के इश्यूज होते हैं, और आपको दोनों पे काम करना ज़रूरी है। मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपके पास कोई ऐसा चमत्कार है कि इतनी क्वालिटी ऑफ स्टडी आप बढ़ा लो कि बस 1 घंटे रोज़ पढ़ने से ही आपका काम चल जाए। दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन ना। यू विल हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क, यू विल हैव टू पुट इन द वर्क। फॉर ए स्टूडेंट टू हैव अ गुड एकेडमिक, व्हाट आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, है ना? क्या कोई डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? डेफिनिटली, डेफिनिटली डिसिप्लिन है, लाइफ़स्टाइल है, इन द मतलब क्या सेंस। स्टडी का पैटर्न होता है? आपने क्लास में गए, पढ़ाई करी, नोट्स अच्छी तरह से बनाए, घर पे आके होमवर्क किया, है ना? आप रेगुलर असाइनमेंट करके जा रहे हैं, नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कशन हो रहा है ना? आप टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे खाना खा रहे हैं। ये सब चीजें जो है, ये क्या सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम आपका एक डेवलप होना चाहिए ओवरऑल सक्सेस के एग्जाम्स में? नहीं, मतलब वही है कि अगर आपकी ये सब चीज़ें हैं ही नहीं ना, डिसिप्लिन, तो पढ़ाई वैसे ही करना मुश्किल हो जाएगा। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द करंट ना, कि आप तब भी कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर अगर आप स्लीपिंग शेड्यूल नहीं है आपका,
है ना? आपका बहुत इर्रेगुलर वेकिंग टाइम है। मैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जल्दी उठना चाहिए या लेट उठना चाहिए, वो आपका पर्सनल प्रेफ़रेंस, चॉइस कुछ भी हो सकता है। बट आप उठो एक सेम टाइम पे, सो सेम टाइम पे। क्योंकि अगर वो साइकिल ऐसे मूव होती रहेगी ना बहुत ज़्यादा, तो इन्हेरेंटली आपकी बॉडी कुछ पैटर्न तो होना चाहिए, हाँ, मतलब पैटर्न कुछ भी हो, रेगुलैरिटी देयर हैज़ टू चाहिए। बी पैटर्न। आप सुबह 10 हाँ, बजे उठो, हाँ, है सुबह ना? 10 बजे उठो, रात की व्हाटएवर 3 बजे सो, आपकी इच्छा है, आपको करना है करो। बट अब ये है कि मैं 3 बजे अगर सो रहा हूँ, तो मैं रात की 3 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना? प्रोडक्टिवली। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात हम कुछ नहीं कर रहे और फिर 3 बजे भी नहीं सो रहे, किसी दिन 6 बजे सो रहे हैं, फिर किसी दिन वापस 2 बजे सो रहे हैं। फिर आप उसे शिफ्ट करते रहोगे, तो आपकी बॉडी भी आधा टाइम कन्फ्यूज़ रहेगी ना, उसे पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, एंड इट अफेक्ट्स द माइंड। there's a very close connection between the body and the mind, right? तो आपके बॉडी के साथ तो आप नाइंसाफी कर ही रहे हो, बट दिमाग के साथ भी कर रहे हो, राइट? कि आपको कंसंट्रेशन नहीं आएगा, राइट? आप उतने एनर्जी नहीं रहेगी आपके अंदर, उतना ज़ील नहीं रहेगा, थके हुए फील करोगे, स्लीपी फील करोगे। तो वो एक बेसलाइन तो अगर आप सेट नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेसलाइन सेट किए बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते। कर सकते हो बट लेकिन देन वो परफॉर्मेंस भी तो चाहिए ना एग्ज़ाम हाँ, में। हाँ, आप यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट। आप अपने लिए जानबूझ के चीज़ें मुश्किल बना रहे हो। मैं जैसे देखता हूँ अभी एशियन गेम चल रहा है, हाँ, इंडिया इतने सारे मेडल जीत रही है। वो एक बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से पीक लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए होती है जब आप हुँ, एक मेडल जीत रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि भले ही कोई एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है या शूटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसको अपनी फिटनेस में तो काम करना पड़ता है, उसको अपने राइट, स्लीपिंग पैटर्न में तो काम करना पड़ता है, उसको अपनी एग्ज़ैक्टली। डाइटिंग में तो काम करना पड़ता है। इसी तरह आप जेईई की या नीट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली ये तैयारी और वो तैयारी में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। हुँ, वो तो एक अलग ही लेवल की तैयारी है। आप हुँ, मतलब उतना टफ तो आपकी तैयारी नहीं है, हुँ, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। हुँ, क्योंकि अगर आपको मेडल लेके आना है एशियान में और हुँ, आईआईटी में रैंक लेके आनी, मतलब वो हुँ, इससे ऊपर ही मानता हूं मैं, हुँ। बोथ मेंटली फिजिकली। जब वो लोग उस लेवल पे डिसिप्लिन में तैयारी कर सकते हैं, तो इन बच्चों को क्या दिक्कत आती है डिसिप्लिन में तैयारी करने नहीं आई थिंक एवरीवन ट्राइज़ टू डू इट बट 2 लेवल पे प्रॉब्लम है ना? एक तो अवेयरनेस ही नहीं है ना? एक तो अवेयरनेस नहीं है कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए भी चाहिए, स्किल्स ज़रूरी भी हैं। आई नीड टू हैव दीज़ स्किल्स। मैं आप लोगों की वेबसाइट देख रहा था, यू हैव सम टेस्ट। थोड़ा सा बताइए कि कैसे कोई बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो एक अपने आप को एक वैल्यूएट कर सकता है, क्या उससे हेल्प मिलेगी, क्या वो वास्तव में मतलब कुछ बच्चे हाँ, में वैलिडेशन करता है? राइट। तो हमारे जैसे वी हैव अ लॉट ऑफ असेसमेंट जैसे आपका देयर आर लॉट ऑफ असेसमेंट लाइक हाउ एकेडमिकली स्ट्रेस्ड आर यू, हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंट आर यू, और मेंटल हेल्थ क्वेश्चनेयर है जो, और काफ़ी सारे क्वेश्चनेयर हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल रिसर्च से ही अडैप्टेड हैं, कोई ऐसा हमने अ, ऐसा यूज़ नहीं किया आउट ऑफ द बॉक्स। एक एक हमारा जो फ्लैगशिप टेस्ट है वो है सीक्यू कम्पीट कोशेंट करके, व्हिच एसेंशियली टेल्स यू on a parameter of like skills, 6 different skills, where you stand in 6 different skills, which we have identified from our work with these with these kids, that these are very essential for you to be successful in these exams. Like how prepared are you for the competitive journey? तो आपकी 6 skills हैं, सो फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी है, पॉजिटिव आउटलुक है, इमोशनल वेलबींग है, मेमोरी एंड फोकस है, मेंटल टफनेस है, एंड योर सोशल कनेक्टेडनेस है। आप कितना आई थिंक ये सारी स्किल्स है ना इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज मैं बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, आपने देखा मेरे घर में बच्चे रहते हैं, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो बच्चे स्पेशली नीट या जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, स्पेशली 12th क्लास में आते आते रिपीट करने वाले बच्चे ना, कई बार बहुत सारे बच्चे सोशल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो अपनी अलग ही दुनिया बना लेते हैं, वो बातचीत करना बंद कर देते हैं, कहीं आना जाना बंद कर देते हैं, फंक्शंस पार्टीज फैमिली फंक्शन में उनकी प्रेजेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। वो एक विड्रॉल सिम्टम दिखता है, एंड वो विड्रॉल सिम्टम बड़ा डेंजरस है। हाँ, वो काफ़ी गलत है कि देन वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चा रात रात भर पढ़ रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है। मैं मानता हूँ भले लैपटॉप पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है एक लेवल के बाद जो स्क्रीन का यूज है ना, वो भी एक है ना, आपका उतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो देता है, बट वो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं देता। हाँ, तो ये जो आप जो बोल रहे हो ना, सेल्फ कंट्रोल एंड प्रोडक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी, मुझे लगता है ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाते हैं। हाँ, और इसके अंदर नहीं लोग उसको सोशल सपोर्ट की जो
इम्पोर्टेंस है उसे लोग रियलाइज नहीं करते, और उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम काफी बार पेरेंट्स का भी होता है ना, एट सम पॉइंट, है ना, कि पेरेंट्स भी थोड़ा एक तो प्रेशर तो पुट करते ही हैं, वो तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक वी कैन डिस्कस एट सम पॉइंट कि वो कैसे प्रॉब्लमैटिक रहता है, बट ऑल्सो एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक एक दिमाग में आइडिया बन जाता है कि यार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कट ऑफ हो जाओ सबसे, है ना, कि हाँ, कि मतलब मैं तो देन पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे, आप सब कुछ हाँ कुछ बहुत बड़ी तोप चीज़ कर रहे हो, मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसके लिए तो जब मैं पूरी दुनिया छोड़ दूँ मतलब टाइप ना। हाँ, कि वो पेरेंट्स का भी हो जाता है और खुद का भी हो जाता है कि अरे! पढ़ाई कर रहे हैं, ये कोई शादी में नहीं जाना है, इसे घर पे रखो, 2 घंटे वेस्ट हो जाएँगे इसके। या फिर और उ बच्चों को भी खुद की सेल्फ इम्पोर्टेंट लगने लगती है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं थोड़ी यहाँ पे जाऊँगा, मैं थोड़ी ये करूँगा, मैं थोड़ी किसी से मिलने जाऊँगा, या मैं थोड़ी घूम के आऊँगा फ्रेंड्स के साथ या कुछ, मैं तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट, और वो उल्टा अफ़ेक्ट करता है आपको। उल्टा फैक्टर। है ना? जैसे मेरे लिए एंड नाउ स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैं जब जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अ, मेरे लिए वो इतना ज़्यादा थेरेप्यूटिक था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो जो मेरा करीबन 1 आवर, 45 मिनट्स टू 1 आवर दैट आई स्पेंट इन द वैन फ्रॉम गोइंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द कोचिंग। तो उसके अंदर मेरा सारा जो स्ट्रेस है, जो भी वो है, वो सारा रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि मैं, दोस्तों के साथ बातें करते हाँ, हुए। दोस्तों के साथ वी यूज्ड टू कनेक्ट, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट जनरल जो स्टफ टीनेजर्स टॉक अबाउट, अ यू नो वीडियो गेम्स, रिलेशनशिप्स, बुक्स, ऐसे रैंडम म्यूजिक, राइट? इस टाइप की चीजें हम डिस्कस करते थे, पर पढ़ाई के बारे में कुछ बात नहीं करते थे। तो वो 1 घंटा ऐसा होता था कि जस्ट मेंट फॉर कंप्लीट रिलीजिंग वो ऑफ स्ट्रेस, आपकी कंप्लीट, मोनोटोनिसिटी को भी ब्रेक करता हाँ, है ना। मोनोटोनिसिटी को आप ब्रेक एक ही करता है। पैटर्न में चल रहे हैं, उसको ब्रेक करता है। हाँ, मतलब ऐसा था कि हमारे वैन में फॉर्च्यूनेटली ऐसा कोई कल्चर नहीं था, वैसे होता है कुछ-कुछ में कि लोग वैन के अंदर भी पढ़ते रहते हैं, है ना? वैन के अंदर जा रहे हैं कि 45 मिनट्स हैं, तो 45 मिनट्स हम वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, राइट? तो 45 मिनट्स के अंदर भी वैन के अंदर लोग वो लाइट आ नहीं रही है वैन में, लाइट इतनी एंड मुश्किल से देन पड़ रही है, जर्क्स लग रहे हैं आपके। हाँ, वो जग रहे हैं और फिर उसके बाद भी नहीं, नहीं, नहीं पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। मैंने भी ऐसा किया है, बट नॉट आउट ऑफ कि मुझे पढ़ना है, मोर लाइक कि सर ने होमवर्क दिया था, डाँट पड़ेगी, होमवर्क किया नहीं घर पे, तो वैन में जल्दी से होमवर्क थोड़ा कर बहुत लो। कर लिया टाइप। हाँ, उस डर से किया है, बट कभी ऐसे ये हो के नहीं किया कि मुझे पढ़ना है। तो अ, वो थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है। मतलब वही है कि आप एक पॉइंट के बाद अगर सी एंड आई आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर विद समवन एल्स आल्सो कि there's an optimal level of stress that you need to have, right? एक ऑप्टिमल है ना? उसके बियॉन्ड आप जाओगे, उसके बियॉन्ड आप उसे एकदम सीरियसली लोगे, तो इट विल हर्ट यू मोर देन इट विल हेल्प यू। तो बट वो भी उल्टा भी ट्रू है कि अगर आप उसे सीरियसली लोगे ही नहीं कुछ भी, है ना? कि ये तो क्या ही है, कुछ भी नहीं करना, तो फिर भी कुछ नहीं होगा, है ना? यू नीड टू हैव दैट बैलेंस कि थोड़ा स्ट्रेस तो होना चाहिए। ना स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, खैर स्ट्रेस हाँ, के बिना तो कुछ होगा भी नहीं। आप मैं आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हम अननेसेसरी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लें, हाँ। और जिन चीज़ों का स्ट्रेस लेना है, हुँ, उनको तो लेना ही पड़ेगा। क्लास का स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। एंड स्ट्रेस को मुझे लगता है बीट करने का एक ही तरीका है कि उसकी तैयारी करो। हाँ, तो बी मतलब प्रिपेयर्ड। जैसे हमने बात करी थी कि बच्चों का जो रूटीन होता है, ये बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस पैदा करता है। यू नो, और स्पेशली अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हुँ, बहुत बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, या बहुत सारे बच्चे हुँ, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, उसके बाद भी पूरा टाइम ऑनलाइन लैपटॉप पे या मोबाइल बिताते हैं। तो यहाँ पर ही मुझे एक मैकेनिज्म लगता है कि बच्चा कई बार बहुत बड़ा फॉल्स पैराडाइम में चला जाता है, या जो बोलो फूल्स पैराडाइज में चला जाता है कि हुँ, मैं पढ़ रहा हूँ, खूब पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो ना पेपर पे पेन नहीं चल रहा, सवाल नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं लगा रहे, टेस्ट दे रहे हैं तो है ना, चीटिंग कर रहे हैं ना। वो ठीक है, शॉर्ट टर्म में उनको, मुझे तो लगता है कि आईआईटी जेईई में तो या नीट में तो शॉर्ट टर्म में भी कोई बेनिफिट मिलता है। स्कूल के एग्जाम में तो चलो ठीक है, आपकी स्कूल की ग्रेड आ जाती है, आप है ना। कोरोना के टाइम में तो पूरी दुनिया ने चीटिंग मारी है, हुँ, लेकिन आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और उसमें आप चीटिंग करके आपके इंस्टीट्यूट टेस्ट दे रहे हैं, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? मतलब वाई डू बच्चे करते ही क्यों है? मतलब मैं तो यही समझ नहीं पता उसका उसका क्या क्या फायदा है? मतलब चलो स्कूल के एग्जाम में तो आपको नंबर आ जाएंगे, कॉलेज के एग्जाम में आईआईटी में बच्चे करते हैं ऑनलाइन में चीटिंग वीटिंग खूब करते हैं, सभी जगह करते हैं ऑनलाइन में, लेकिन आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी में क्या हो जाएगा उससे?
हाँ, मतलब वो इट डज़ नॉट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि वो करना। आई थिंक थोड़ा एस्पेक्ट तो ये है कि अ, हम काफ़ी बार वी लुक फॉर टेम्परेरी फिक्सेस इंस्टेड ऑफ परमानेंट फिक्सेस, राइट? पर तो वो देखिए, अगर वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया ना वो, हुँ, अगर वो हैबिट बन गया, तो बहुत मुश्किल है उसको निकालना। करेक्ट, करेक्ट। तो वो वन हैज़ टू ऑलवेज़ रिमेंबर कि यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट इफ नॉट विद एनीवन देन एट नहीं, लीस्ट इफ योरसेल्फ। इफ देयर इज अ गेन, तो मैं तो हुँ, चलो आप झूठ भी बोल दो। हाँ, इफ देयर इज अ गेन, हुँ। आपको एक पर 1% धेले का भी फायदा हो रहा, तो फिर आप झूठ बोल दो। पर यहाँ पे तो होता भी नहीं है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता आपको। हाँ, मतलब काफ़ी आप इंस्टीट्यूट का टेस्ट देंगे, आपके 100% मार्क्स आएंगे, तभी लोगों को पता है यार अभी चीटिंग करी होगी। आपको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता इनफैक्ट। हुँ, और एक आप अननेसेसरी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। बिकॉज आपने एक बार वो अच्छा बेंचमार्क सेट कर दिया, अब आप सोचते हो नहीं, इस बार चीटिंग कर ली, अगले टेस्ट में मैं खूब पढ़ाई करूंगा और मैं टेस्ट में चीटिंग नहीं करूंगा, नंबर लाऊंगा। वो कभी होता ही नहीं है, बिकॉज वो रियलिटी तो सामने नहीं आती ना आपकी। आई थिंक ये भी है कि काफ़ी बार आप उसका एक रीज़न या जो भी है कि काफ़ी बार हम लोग रिज़ल्ट से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं। हम्म, इंस्टेड ऑफ मतलब मैं ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ लोगों का ये करना, तो नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स हार्मफुल टू देम, हार्मफुल टू अदर्स, बेसिकली इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस फॉर एनीवन। बट जो उसका बिहाइंड एक उसका कॉज़ैलिटी जो है, वो हम्म, उसके अराउंड होती है कि लोग रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, है ना? कि अब मुझे मतलब नहीं है कि इनपुट क्या है, एफर्ट क्या है, मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ आउटपुट से मतलब है ना? बाय हुक और बाय क्रुक, राइट? वो इन जनरल एक काफ़ी प्रॉब्लमैटिक अ मेंटालिटी है हम्म, या इन जनरल एक काफ़ी वो मतलब इट इज़ द उल्टा ऑफ जो गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान है कि आप तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। उल्टा कि सिर्फ़ फल की चिंता मत करो, फल की चिंता करो, कर्म भूल जाओ एकदम। तो उसका आई थिंक उसका इलाज ये है कि आपको रियलाइज़ मतलब अगर आप कोई हुआ ऐसे सिचुएशन में, तो एक तो आपको रियलाइज़ करना होगा कि 1 इट इज़ नॉट बेनिफिटिंग एनीवन एंड सबसे ज़्यादा जो डैमेज हो रहा है वो आपको खुद को हो रहा है। क्योंकि वन डे देयर विल बी अ रियलिटी चेक, वन डे देयर विल बी अ क्लैश विद रियलिटी जब आपको सच पता चलेगा और फिर आप जितना टाइम तक अपने आप को डिसेप्शन में, झूठ में रखते आए हो, उतना ज़्यादा आपको उसका इमोशनली भी प्रॉब्लम होगा और रियल लाइफ़ में तो प्रॉब्लम होगा ही सही कि एंड आपका मतलब मैं बोल रहा हूँ, कुछ स्ट्रेस तो ऐसे होते हैं जिनको आप जबरदस्ती कैरी कर रहे हैं लाइफ में। आपकी आपने वो ना झूठ बोल के नंबर लेके आए या झूठ बोला घर पे, अब आप उस स्ट्रेस को अननेसेसरी कैरी कर रहे हो। आप सोच रहे हो मैं अगली बार कंपनसेट कर दूंगा, वो नहीं होता। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। राइट। कभी ना कभी तो सच का सामना करना ही पड़ेगा। तो आप ठीक है, अपने ये बात करी कोपिंग मैकेनिज्म्स, कैसे अपन बात करें कि हुँ, आ, हुँ। एक तो अपने रियलिटी चेक के बारे में बात कर ली, ठीक है। व्हाट इज कोपिंग मैकेनिज्म अगर आपके स्ट्रेस हो रहा है फॉर हुँ, वट एवर रीजन्स, हुँ, चाहे वो रिलेशनशिप की वजह से हो रहा हो, चाहे वो नंबर नहीं आने की वजह से हो रहा हो, हुँ, है ना, चाहे वो फैमिली प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो आपने ऑलरेडी बोला कि एक लेवल का स्ट्रेस तो चाहिए, हुँ। ठीक है ना, पर उसके बियॉन्ड जो स्ट्रेस है ना, तो वो बियॉन्ड कब होता है, क्या सिम्टम्स है उसके, कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे ट्रीट करना है उसको। राइट, राइट, राइट। तो काफ़ी बार वन ऑफ द वेज़ दैट स्ट्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिर्फ़ आइडेंटिफ़िकेशन की बात करूँ, तो आइडेंटिफ़िकेशन में काफ़ी सारे ऐसे मार्कर्स होते हैं जो काफ़ी मतलब साइकोलॉजिस्ट ने बैठ के काफ़ी टाइम से डेवलप कर रखे हैं, उनके पूरे स्केल्स हैं, असेसमेंट्स हैं। तो इफ यू कैन गेट एक्सेस टू दोज़ ग्रेट, इफ यू जो कैन आपने जैसे बोला कि वो हाँ, अपने तो पास यू बहुत सारे कैन टेस्ट है, हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट तो है, आप उसके उन थ्रू मालूम होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट से इवैल्यूएट करो। वो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू होते हैं, अल्टीमेटली दे आर जस्ट वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन्स दैट हेल्प यू मेक योर सेल्फ इवैल्यूएशन। हाँ, बट अगर ऑब्वियसली आप उसमें भी झूठ बोलोगे तो आप उसमें भी अगर बोलोगे कि हाँ, डिड यू फील स्ट्रेस्ड इन द लास्ट 2 वीक्स? डिड यू फील लाइक क्राइंग? एंड यू से नो, तो फिर तो अब आप उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकते। बट मतलब अगर आपको ऐसे इन जनरल इन्फॉर्मली सोचना है, तो इन्फॉर्मली भी देयर आर लॉट ऑफ मार्कर्स। फॉर एग्जांपल वन सिम्पटम इज़ ऑफ्टन योर बॉडी इटसेल्फ, है ना? लाइक आई सेड कि देयर इज़ अ बिग बिग माइंड बॉडी कनेक्शन। तो आपकी बॉडी खुद वो आपको बताने लग जाती है कि काफ़ी बार जैसे आपको नींद नहीं आएगी रात को, है ना? आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अगर आपको सोने में प्रॉब्लम आ रही है, इट इज़ प्रोबब्ली एन इंडिकेटर दैट देयर इज़ समथिंग आई एम नॉट सेइंग इट इज़ द ओनली
कॉज ऑफ स्लीप This इश्यूज, could be one of the causes. हाँ, इट कुड बी वन ऑफ द कॉज। हो सकता है कि आपको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई कुछ विटामिन डेफिशिएंसी है, हो सकता है और बाकी चीजें भी हो सकती है, कोई आपको फिजिकल पेन है, बट एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है उसका कि आपको नींद नहीं आती है क्योंकि आपके दिमाग में रुमिनेशंस चल रहे हैं। रुमिनेशंस इज दिस टर्म दैट पीपल लाइक साइकोलॉजिस्ट Overthinking. यूज, हाँ, ओवरथिंकिंग, है ना। जैसे काऊ जो होती है उसका रूमन होता है, वो रुमिनेट करता है, हाँ, उसमें बार बार चलता रहता है, तो वो रुमिनेशन वहां से आता है। सो अगर आप रूमिनेट कर रहे हो ऑन योर बेड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, कि आपको पूरा दिमाग दिन में चल रहा है कि मैंने ये क्यों किया, या इसने मुझे ये क्यों बोला, ऐसा क्यों था, मैं अगर उस एंड यू आर रीथिंकिंग दैट सिचुएशन कि मैं वहां पे होता तो मुझे ये जवाब देना चाहिए था। तो दैट इज फॉर एग्जांपल वन सिम्पटम। एंड आई पर्सनली हैव आल्सो फेस्ड ऑल ऑफ दैट, है ना। नॉट जस्ट ड्यूरिंग जेई टाइम, कि जेई टाइम मतलब कॉलेज में भी, कॉलेज के बाद भी, इन प्रोफेशनल लाइफ ऐसे फेज आते हैं ऐसे, जब आप ऐसी चीज़ों में फँस जाते हो। तो हाँ, एक तो ये है कि वही फिज़िकल चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो एक तो हो गया, मालूम तो पड़ गया, चलो मैं, हुँ, है ना, रात में नींद नहीं आ रही है, खाने खाने का टाइमिंग डिस्टर्ब हो रहा है, लाइफ हुँ, साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, आके सोशल आइसोलेशन हो रहा है, हुँ, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मम्मी पापा की समझ आ रहा है कि अच्छा होना, कमरा बंद करके बैठा रहना, ये सब सिम्टम्स है। हुँ। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट? तो अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारा इस पे भी देयर इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स यू कैन डू, देयर वाइड रेंज ऑफ थिंग्स यू कैन डू। तो मेरा पर्सनल सजेशन तो ये होगा कि यू डू सीक सम गाइडेंस, है ना? इफ यू कैन गेट अभी प्रोफेशनल। बड़ा सोशल स्टिग्मा माना जाता है कि है ना, मेंटल हेल्थ के लिए ना गाइडेंस करना चाहिए। हाँ, वो मतलब मुझे लगता है पहली चीज तो ये है, कम से कम अपने माँ बाप से तो बात करो, हाँ, या अपने टीचर से बात करो, या वी अपने बड़े भाई बहन से बात करो, किसी से बात करो, वही तो है वो ना। स्टिग्मा काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि वी नीड टू नॉर्मलाइज़ दैट, है ना? जैसे टॉकिंग टू अ काउंसलर, और मैं भी ये भी नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ़ वही इलाज है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम है, उसे हर चीज़ का सॉल्यूशन ये टॉकिंग टू अ काउंसलर, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट काफ़ी बार आपको वो हेल्प करेगा चीज़ों में खुद करने में। और जब लोग काउंसलिंग के बारे में लोग समझते नहीं, काउंसलिंग कोई जादू नहीं है, है ना? ऐसा नहीं होगा कि आप काउंसलिंग में जाके काउंसलर आपकी एकदम से प्रॉब्लम लेगा और एकदम से सॉल्व कर देगा। वो भी काउंसलर का काम भी यही होता है कि वो आपको एक मिरर दिखाते हैं, ना? वो आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो। नहीं, इट हेल्प्स यू टू ओपन अप। हाँ, इट हेल्प्स यू ओपन अप, दे हेल्प यू गाइड, अल्टीमेटली सॉल्यूशन फिर भी आप ही आप ही करोगे, निकलना है ना? सॉल्यूशन फिर भी आपने ही करना है, बट आपको उसमें मदद मिल जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको एक कनेक्शन मिल जाएगा। आर्टिकुलेट करने में आपको हेल्प कर देगा बस। हाँ, और बट मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ काउंसलिंग ही ज़रूरी है, बट उससे इंस्पायर्ड बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, राइट? मतलब देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ टूल्स दैट यू कैन डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 2 तरीके से मैं बताता हूँ, एक तो कि जो लिटरेचर है और एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप जैसे बात करो नींद ना आना, राइट? तो मैं पर्सनली क्या यूज़ करता हूँ, आई कैन टॉक अबाउट दैट। मैं पर्सनली फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट आई यूज़ इज़ 2 थिंग्स, वन इज़ जर्नलिंग एंड वन इज़ बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जिसे हिंदी में योगा निद्रा कहते हैं। मतलब योग निद्रा ये उसको अडैप्ट कर लिया वेस्टर्न फिलॉसफी, उसमें योग निद्रा जो होती है काफ़ी अपने स्पिरिचुअल गुरुज भी करते हैं, बहुत टाइम से इंडिया में तो ट्रेडिशन रहा है उसका। तो योग निद्रा और जर्नलिंग मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा वर्क करती है। देखिए, ये तो पॉजिटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। मैं, है ना, अब एक लास्ट क्वेश्चन के फॉर्म में इसको ओके। लूंगा कि जो स्ट्रेस मैकेनिज्म है, हुँ, स्ट्रेस से डील करने मैकेनिज्म है, कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव। करेक्ट, मैं करेक्ट। रात नहीं, भर बैठ के मूवी देख रहा हूँ, हाँ, मैं रात भर बैठ के कुछ ना, एडिक्शन है मेरा ड्रग्स का या किसी का एडिक्शन है, मैं उस पे भी जा रहा हूँ, हाँ, वहां पर भी मुझे, है ना, पीस तो मिलता है ना। राइट। सो और ज्यादातर बच्चे, मतलब बहुत रेयरली बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन करने बैठते होंगे स्ट्रेस में। ज्यादातर हाँ, बच्चे क्या करते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं या गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो वो भी हमें समझना, मतलब क्या उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि वो जो आपकी स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो यू आर राइट एब्सोल्युटली कि भाई कोपिंग मैकेनिज़्म हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है ना? एंड स्पीकिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, मैंने वो अनहेल्दी वाला बहुत बहुत किया है। सभी ने किया है। हाँ, मतलब मुझे लगता है 99% लोग
अनहेल्दी ही चूज करते हैं, बहुत हाँ, कम लोग होते हैं जो हेल्दी चूज करते सबसे हैं, पहले वही आपका पहला ऑप्शन वही आता है। करते हो आप। तो जैसे 10th ग्रेड में मैंने बहुत सारा ऑनलाइन गेमिंग किया है ना? आई वाज़ एडिक्टेड टू इट। ऐसे होता था कि दिन की पहली चीज़ जो मैं करता हूँ, वो है काउंटर स्ट्राइक खेलना, और जो दिन की लास्ट चीज़ मैं करता हूँ, वो है काउंटर स्ट्राइक खेलना। काउंटर स्ट्राइक 1.6 जो गेम था प्राचीन, पुराना, उसी को मैं अपने पुराने कंप्यूटर पे खेलता था, उसमें चलता भी नहीं था वो ढंग से, है ना? तब भी मैं खेलता था 25 एफपीएस पे। मेरे उसमें 64 एमबी के आसपास रैम थी, जो बाद में बढ़ा के मैंने 128 एमबी की थी, जो अब तो अनथिंकेबल है कि ऐसे कोई होते भी थे क्या? तो उसपे भी मैं खेलता था। तो ऐसे हो गया था कि मेरे को सपने भी उसी चीज़ के आते थे, है ना? सपने भी आ रहे हैं कि मैं जा रहा तो हूँ वहाँ पे। आप एक स्ट्रेस से बचने के लिए आपने जो रास्ता पकड़ा वो भी डेंजरस रास्ता है, हाँ, वो और आपको भटकाव पे ले जाएगा, एग्ज़ैक्टली। वो तो और स्ट्रेस बिल्डअप कर देगा। हाँ, तो काफ़ी बार यही होता है कि एडिक्शंस जो होते हैं, ये एक एस्केप मैकेनिज़्म होते हैं, राइट? कि आप रियलिटी आप फेस नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, तो आप एक अल्टरनेटिव रियलिटी चूज़ करते हो, एक अल्टरनेटिव डोमेन चूज़ करते हो, जहाँ पे आपके एक्शंस का कुछ मीनिंग है ना? कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्रोल का भी एक इसमें एक इश्यू है कि अगर मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ना? मेरा शेड्यूल कोई और डिसाइड कर रहा है, मैं क्या करूँगा वो कोई और डिसाइड कर रहा है, और मैं जो खुद कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा। तो मुझे एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है कि मैं मेरे किसी भी इनपुट से कोई भी आउटपुट अफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो लेट लेट इट गो लाइक दिस। हाँ, तो मैं कोई ऐसा एक और दूसरी चीज़ चूज़ करता हूँ जिसमें मेरे इनपुट का कोई आउटपुट आता है। जैसे काउंटर स्ट्राइक है, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैंने गोली मारी तो सामने वाला टेररिस्ट मरेगा, या फिर वाइस वर्सा, या फिर अगर मैं कोई और गेम खेल रहा हूँ, कोई भी गेम खेल रहा हूँ, रेसिंग का कार गेम ना, तो एक्सेलरेटर पे पैर दबाया, मैं फर्स्ट आऊँगा, राइट? मुझे कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, कुछ इंस्टेंट है, कुछ हाँ। मिल रहा है। बट आप पढ़ाई जब कर रहे हो तो आप पढ़ाई करते जा रहे हो, रिजल्ट आ नहीं रहे, है हम्म, ना? या फिर और इस टाइप की चीज़ें। तो एक हेल्पलेसनेस की भी वजह से आप सोचते हो कि मैं ऐसे डोमेन में करूँ जिसमें कुछ मेरे को इनपुट-आउटपुट का रिलेशन है। तो इनका मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इसको बचने का या इससे निकलने का यही है कि फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, है ना? आपको अगर किसी भी चीज़ से लगता है कि आप एडिक्टेड हो, या आपको कोई और बोलता है कि आप एडिक्टेड हो, काफ़ी बार आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होगा, है ना? बट आपके 3 दोस्तों को रियलाइज़ हो जाएगा, या फिर आपके माता-पिता को रियलाइज़ हो जाएगा, माता पिता को सबसे पहले रियलाइज होता है ना? कि यू हैव अ प्रॉब्लम, है ना? तो उनकी पहली बात सुनो। अ, ऑल्सो ऑब्वियसली इट इज़ एसेंशियल कि आपके दोस्त भी अच्छे लोग हों, है ना? है, अगर आप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, कि अगर आपकी कंपनी ही ऐसी है कि एवरीवन वांट्स टू ड्रैग एवरीवन डाउन, है ना? वो जो क्रैब वाली स्टोरी है कि कोई क्रैब ऊपर निकल रहा है कि नहीं तो नीचे वापस। अगर एवरीवन एल्स इज़ लाइक कि काउंटर स्ट्राइक में सभी खेल रहे हैं, बैठ बैठ के सभी एडिक्टेड हैं, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि आप एडमिट करो कि आपको काउंटर स्ट्राइक का या किसी का हाँ, भी कुछ ना एडिक्शन है। कुछ तो रोल मॉडल्स होने चाहिए आपके सोशल हाँ, मतलब पीयर ग्रुप में ना। हाँ, आपको पीयर ग्रुप में इट शुड बी कि पीपल हू यू लुक अप टू, है ना? जिनकी आप इज़्ज़त करते हो, उनके साथ आप दोस्त हो तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि उनकी आप ही इज़्ज़त नहीं करते, बट दोस्त है यार, हाँ, भले ही से बेकार है बट दोस्त है यार। वो आपको यू हैव टू बी रूथलेस अ, इन सेलेक्टिंग कि आपकी पीयर ग्रुप क्या है ना? सो आई थिंक बहुत लंबा हाँ। थोड़ा डिस्कशन हो गया है, एंड जो कुछ चीज़ें जो सम अप करने के लिए हम हुँ, फाइनल कि हमने बात करी कि यस स्ट्रेस है, स्टडी पैटर्न इज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना? लेकिन कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने से ही ठीक होगी। पहले हुँ, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है, एंड अगर आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाओगे तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, एंड देयर इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। या अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, कभी आप बड़े भाई से, बड़ी बहन से डिस्कस करेंगे, या फिर आप एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाएँगे, व्हाटएवर वे, है हुँ, ना? एंड देयर आर टूल्स तो हैं, हुँ, टूल्स तो बहुत हैं। आजकल आपको काउंसलर्स भी बहुत मिल जाएँगे, ऑनलाइन हेल्प भी बहुत मिल जाएगी, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम सॉल्यूशन तभी होगा जब हम उसको एक्सेप्ट करना एक्नो शुरू या यू एक्सेप्ट नीड टू एक्नॉलेज एक्नॉलेज करना इट। शुरू करेंगे, ठीक है? एंड जो चीज़ बोली है कि यस डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, तो हम एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करते हैं, और स्टडी स्किल्स के बारे में बात करी हमने। आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अ, कैसे स्टडी स्किल्स इम्पोर्टेंट है। नहीं, वी कैन आई थिंक ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि दे आर वेरी लॉन्ग एंड दे प्रोबब्ली डिजर्व देयर ओन सेशन। फॉर एग्जांपल जैसे स्टडी स्किल्स है, उसमें जैसे मेमोरी है, सिर्फ मेमोरी पे इतना रिसर्च है, इतना काम है जो किया गया है कि अगर आप सिर्फ वही पढ़ने लगो तो एक्चुअली काफ़ी चीज़ें हैं। बट
देन देयर आर नगेट्स दैट यू कैन टेक। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप सीख सकते हो, जैसे जो एक चीज मैं बोलता हूँ कि जितना जितना आप इलैबोरेशन से, जितना आप डेप्थ में किसी चीज को एनकोड करोगे, जब याद कर रहे हो तब उसे अपने दिमाग में डालोगे, इतना अच्छे से याद रहेगा कि भाई एक तो चीज़ है कि आपने रट लिया, उसकी बजाय आपने उसके अराउंड कोई स्टोरी बनाई, उसके अराउंड उसका मतलब समझा, डेप्थ में गए, एक कनेक्शंस बनाए, वो याद रहेगा। तो इस टाइप की मतलब वी कैन गो इंटो दैट, मतलब उनके तो आई पूरे थिंक वो सेशन हो बहुत सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना, हाँ, कि मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आती है, मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, मुझे बायो समझ नहीं आती। सो आप कितना डीप उसके हाँ, अंदर उतरते हैं, हाँ, है ना? उससे क्या डीप लेवल पे थिंकिंग करते हैं। एक तो होता है ना चैप्टर पढ़ लिया, और एक थोड़ा सा पॉज करके यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, हाँ, हाउ डज इट अफेक्ट द साइंस एंड व्हाटएवर। जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स होता क्या है, व्हाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैसे आए, हाँ, है ना? ये अगर आप थोड़ी सी इसको चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, स्टोरी बना पाएंगे, हाँ, तो वो इट उसे हेल्प्स। कनेक्ट विद बोथ थिंग्स, एक तो कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, है ना? हम्म। कि भाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है, रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ होता है? या इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबके हाथ में ही है, लिटरली आप 24/7 आपके हाथ में फ़ोन रहता है, लैपटॉप रहता है। तो उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, रियल वर्ल्ड में आप जब घुसोगे, तो वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ऑल्सो कि अ, एक्जिस्टिंग नॉलेज से जितना आप टाई अप कर सकते हो, है ना? कि अगर मैं अब यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल दूँगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की आप इक्वेशन देखो, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल इक्वेशन हम्म। ना, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और k q1 q2 उस अपॉन। कांस्टेंट चेंज होता है। हाँ, तो कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो अगर आपको इन जनरली याद रहेगा कि चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, उस टाइप की एक्जिस्टिंग चीज़ से याद उसे रिलेट करोगे, तो आपको ईज़ी रहेगा याद करना। बट अगर आप उसे आइसोलेशन में हर चीज़ को। हाँ हाँ, वो तो आप बेसिकली चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने हाँ, एक चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, दूसरे चैप्टर से आप लर्निंग तो आधी तो वहीं से निकल जाएगी। हाँ, और साइंसेज़ भी एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड जैसे है, मैथ्स है, मैथ्स आपकी हर फील्ड में लगेगी। बिना लगेगी। मैथ्स के कोई साइंस एक्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मैथ इज़ जस्ट अ टूल टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड। तो आप फिज़िक्स के अंदर जाओगे, आप मोशन कुछ भी टफ क्वेश्चन जो होगा, इट विल रिक्वायर यू टू डू इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। उसके बिना आप ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। हम्म। तो वो सारा ऐसे केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा वो। तो आई थिंक ये स्टडी स्किल्स के अपने आप में मुझे हाँ, लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज है। या वी कैन तो गो इनटू दैट। हाँ, नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत हम बात ही करते रह जाएँगे इस पे। हाँ, सो आई आई द टेक अवे इज दैट चीजों को, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को शायद अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं रहे, डीप डाउन नहीं जा रहे। हुँ, तो यू नीड थोड़ा सा समय बिताने की जरूरत है, एंड कुछ बेसिक हैबिट्स पे काम करने की जरूरत है, एंड आई थिंक स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड टू या लेवल, टू ए सर्टेन लेवल। और उसके बाद भी है तो बात कीजिए, है ना? हाँ, बात करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। हाँ, ये या एंड लाइक उसके बारे में कोई, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, या इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ, some problem. You need to talk to someone, you're talking to someone. Acknowledging a problem, yeah, acknowledging something, you're talking about that is not a sign of weakness, it is a sign of strength. Like it is a sign of कि you are strong enough to admit that there is a problem, है ना? उल्टा है, right? और if it helps, for example, जैसे मैं if you talk about me personally, so just final closing thing remark, uh, I have been in therapy for a very long time, right? I have gone to therapist. Right now, I'm not in therapy, but I was in therapy for before that, right? And I have been on and off with therapy, and I have also, let's say, for example, seen a psychiatrist. I have taken psychiatric medication, right? So It's it a normal. yeah, it does not mean कि there's something like broken with you. There's something wrong with you, है ना? You need to sometimes गो एंड लर्न थिंग्स एंड गेट बैक। और ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे एक बार थेरेपी में जाके वापस आ गया। मैं थेरेपी जब मुझे रिक्वायर्ड था मेरे लाइफ के उस पीरियड में, मैंने थेरेपी की। फिर जब द थेरेपिस्ट सेड कि नाउ यू कैन गो आउट ऑन योर, आई वेंट आउट, देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम, देन आई वेंट बैक अगेन, है ना? बट उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि भाई एंड इवन इन मेडिसिन आल्सो कि समटाइम्स यू रिक्वायर, जैसे अगर आपका मान लो अगर आप आपका पाँव टूट गया, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि ये तो मेरे को अपने विल पावर से पीछे करना है। ठीक करना है ना? मैं ड सर्जरी या डॉक्टर को नहीं दिखाऊँगा, मैं विल पावर से ठीक करूँगा कि
पहले भी तो नहीं होते थे डॉक्टर, तब कैसे लोग करते थे? तो हाँ, तो पहले फिर लोग लगा नहीं, हाँ, पहले पीपल, अब मॉडर्न मेडिसिन है तो यूज़ वो तो करो उसे। पत्ते लगा लेते थे, पत्ते हाँ, या छाल लगा लेते थे उसमें। हाँ, कि पहले वो कर देते थे, देन दे हैड अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड यस, नाउ यस। इफ यू कैन डू इट, यू हैव इट? तो फिर तुम ज़बरदस्ती अपने आप को क्यों पनिश करना है? तो या जस्ट द फाइनल रिमार्क, या ओके, आई चलिए, थिंक है ना? सो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस और इफ यू हैव एनीथिंग टू टॉक, मतलब आप वीडियो देखने में अगर कोई कमेंट करना चाहें तो या विल आई बी थिंक मोर देन माय हैप्पी कि हम नेक्स्ट टाइम में या कोई टॉपिक अगर आप लेते हैं तो हम उसको पिक करके आते या एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड आई थिंक माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एनीथिंग हैं। यू कैन पुट We'll put the website details also, so you can go and check out the peakmind.com, डॉट इन, peakmind.in, peakmind.in. आप उसको जाके चेकआउट भी कर सकते हैं. Okay, that's all. Thank you. Bye bye. या